नमस्कार, सरस्वती लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के टॉप 20 सामान्य अध्ययन के प्रश्न में हम आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। वास्तव में ये 20 प्रश्न नहीं है बल्कि ये 20 टॉपिक हैं। तो आप इन 20 टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिए कि एक बार में ही आपको याद हो जाए। और जो बातें आपको अति महत्वपूर्ण लगती हैं उनको ज़रूर याद करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में रिपीट होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? और इसका आंसर है गुरु रामदास। गुरु रामदास। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1627 को। 6 अप्रैल 1627 को इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म स्थान था शिवनेर दुर्ग। शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था शाहजी भोंसले। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। ये जीजाबाई इनकी माता का नाम। इनके गुरु थे कौंडदेव। शिवाजी के गुरु का नाम था कौंडदेव और लेकिन इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे इनका नाम था समर्थ गुरु रामदास। और रामदास का इनके जीवन पर बड़ा प्रभाव रहा था। शिवाजी 1656 ईस्वी में इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। प्रश्न बनता है, शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाई थी 1656 ईस्वी में रायगढ़। शिवाजी और जयसिंह के बीच एक संधि हुई थी जिसको कहते हैं पुरंदर की संधि। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य जो शिवाजी से आपको याद रखने हैं। पुरंदर की संधि ये शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच हुई थी 1665 में। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बातें हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट ने किया था। शिवाजी का राज्याभिषेक वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट ने किया था। शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान। और इस अष्टप्रधान का प्रमुख होता था पेशवा। अष्टप्रधान का प्रमुख पेशवा होता था। शिवाजी दो महत्वपूर्ण कर इनके बारे में पूछे जाते हैं जो ये लगाते थे। एक कर था चौथ और एक कर था सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा वसूले जाते थे। चौथ किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले में दी जाने वाली रकम होती थी और सरदेशमुखी इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करते थे। तो ये दो महत्वपूर्ण कर शिवाजी के द्वारा लगाए गए। और शिवाजी के उत्तराधिकारी पूछे जाते हैं। इनके उत्तराधिकारी थे संभाजी। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी। तो इन महत्वपूर्ण बातों को याद करिए, जो याद नहीं है उनको नोट करने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के समय लाया गया? भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के समय लाया गया? तो इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। प्रथम कारखाना अधिनियम ये लाया गया था 1881 ईस्वी में। 1881। लॉर्ड रिपन, इनका कार्यकाल था 1880 से लेकर के 1884 ईस्वी तक। भारत के सबसे लोकप्रिय वायसराय माने जाते हैं। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम किए थे। 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो कि लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था, इसको ख़त्म किया लॉर्ड रिपन ने। इसके अलावा सिविल सेवा में जो प्रवेश की उम्र लिटन ने घटा करके 19 वर्ष कर दी थी, इसको बढ़ा करके रिपन ने 21 वर्ष कर दिया था। लॉर्ड रिपन के बारे में महत्वपूर्ण कि इनको भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में लॉर्ड रिपन के समय
शिक्षा पर एक आयोग बनाया गया था जिसको कहा जाता है हंटर आयोग। लॉर्ड रिपन के समय हंटर आयोग बनाया गया था शिक्षा पर। और इसके अलावा एक इल्बर्ट विधेयक, काफ़ी प्रसिद्ध इल्बर्ट विधेयक, ये लॉर्ड रिपन के समय ही रखा गया था। इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे भारतीय न्यायाधीश सुन सकेंगे, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया था क्योंकि अंग्रेजों ने इसका काफ़ी विरोध किया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, लॉर्ड रिपन भारत के सबसे लोकप्रिय वायसराय। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील टीटीकाका कहाँ है? विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील टीटीकाका कहाँ है? तो इसका आंसर है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और ये टीटीकाका झील है पेरू और बोलीविया की सीमा पर। पेरू ये देश है दक्षिण अमेरिका में, पेरू और बोलीविया। पेरू की राजधानी है लीमा और बोलीविया की राजधानी है लापाज। तो ये दो देश, इनकी सीमा पर टीटीकाका झील है। दक्षिणी अमेरिका काफ़ी महत्वपूर्ण, इसमें जो एंजिल जलप्रपात है कैरो नदी पर, कैरो नदी जो कि वेनेजुएला की सहायक नदी है, इस पर एंजिल जलप्रपात है और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो, ये भी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है, एंडीज पर्वत पर। ओजोस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, और ये भी दक्षिण अमेरिका में है, एंडीज पर्वत पर। जो घास के मैदान पंपास कहलाते हैं, ये भी अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका में है। पंपास जो कि अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका में जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है एंडीज। और एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, लेकिन सबसे लंबी है एंडीज। और एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। एकांकागुआ ये एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? भू आवेष्टित का तात्पर्य होता है लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड यानी जो देश चारों तरफ जमीन से घिरा हो, जो देश चारों तरफ जमीन से घिरा हो, उसको कहते हैं लैंड लॉक्ड या भू आवेष्टित। और इसका आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ये कजाकिस्तान पड़ता है मध्य एशिया में। पहले ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था और बाद में सोवियत संघ के विघटन के बाद कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। अस्ताना इसकी राजधानी है, अस्ताना। तो ये महत्वपूर्ण, कजाकिस्तान सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है, लैंडलॉक्ड देश है। अगला प्रश्न, आज़ाद भारत की प्रथम जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? आज़ाद भारत की प्रथम जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? और इसका आंसर है R.A. गोपाल स्वामी। इसका आंसर है R.A. गोपाल स्वामी। आज़ाद भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी। जनगणना का जो संगठन है ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसका उच्चतम अधिकारी होता है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त इसका उच्चतम अधिकारी होता है, जो कि देश में जनगणना के आंकड़े जारी करता है। और भारत में जनगणना के बारे में, भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में और इस समय वायसराय था लॉर्ड मियो। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में और इसमें वायसराय थे लॉर्ड मियो। लेकिन ये जनगणना नियमित नहीं थी,
प्रथम नियमित जनगणना हुई थी 1881 में, और इस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन वायसराय थे। 1881 में जनगणना हुई, तो इस समय जनगणना आयुक्त थे डब्ल्यू प्लोडन। 1881 में जनगणना आयुक्त थे डब्ल्यू प्लोडन। तो हालांकि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, केवल आप सन याद रखिए, वायसराय को याद रखिए। लेकिन भारत में जब प्रथम जनगणना आज़ादी के बाद हुई 1951 में, तो इस समय जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपाल स्वामी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण। जनगणना सबसे पहले व्यवस्थित रूप से कराने का श्रेय जाता है स्वीडन को। स्वीडन में सबसे पहले विश्व में व्यवस्थित जनगणना कराई गई थी, और ये जनगणना कराई गई थी 1749 में। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो इसका आंसर है श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। तो अगर प्रश्न ये होता कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो वही जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो इसका आंसर है श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। तो काफी महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य होने चाहिए। कितने राज्य ऐसे हैं जिनमें 60 से कम सदस्य हैं? किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? 60, और अधिकतम होने चाहिए 500। अधिकतम 60, न्यूनतम 60 हो सकते हैं, अधिकतम 500 हो सकते हैं। तो प्रश्न है कि कितने राज्य ऐसे हैं जिनमें 60 से कम विधानसभा सदस्य हैं? तो इसका आंसर है 3, गोवा, मिजोरम और सिक्किम। गोवा में विधानसभा सदस्य हैं 40, यानी यहाँ पर विधानसभा सीटें 40 हैं। मिजोरम में विधानसभा सीटें 40 हैं, और सिक्किम में है 32। और इन राज्यों को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा देकर के व्यवस्था की हुई है। अन्यथा विधानसभा में न्यूनतम सीटें 60 हो सकती हैं, अधिकतम सीटें 500 हो सकती हैं। और हम जानते हैं कि सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में 403। तो ये महत्वपूर्ण, सबसे अधिक विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में 403, और न्यूनतम सिक्किम में हो गई, सिक्किम में है 32। इसके अलावा जो पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र है, यहाँ पर 30 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन ये राज्य की बात की गई थी, इसलिए इसका आंसर सिक्किम न्यूनतम था। लेकिन अगर संघ शासित क्षेत्र भी दिया जाए तो पांडिचेरी सबसे कम, 30 सीटें यहाँ पर हैं। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कि शिक्षा मूल संविधान में राज्य सूची का विषय था, लेकिन बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, जिसके द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 काफ़ी महत्वपूर्ण, इतना बड़ा था, इतना विशाल था ये संविधान संशोधन कि इसको लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान की संज्ञा इसको दी गई है। इसके द्वारा कई सारे प्रावधान किए गए थे, कई सारे संशोधन संविधान में किए गए थे, जो महत्वपूर्ण, जिनमें से प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना में। इसके अलावा 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य, इनको संविधान में शामिल किया गया था। हालांकि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उस समय 10 थे। अगला जो महत्वपूर्ण, कि जो लोकसभा थी, कार्यरत थी, तो उस समय इसका कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। जो लोकसभा कार्यरत थी, इसका कार्यकाल 5 से बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया था। इसके अलावा वन, शिक्षा
जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषय राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जिसको लघु संविधान कहते हैं। अगला प्रश्न, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना की गई थी 1875 में। 1875 में इसका नाम था स्टॉक एक्सचेंज मुंबई और बाद बम्बई, और इसका नाम बाद में 2002 में बदल कर किया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स जो सूचकांक है उसको कहते हैं सेंसेक्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कहलाता है सेंसेक्स, यानी इसका फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसिटिव इंडेक्स। इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय शेयर बाजार है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको हम कहते हैं एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको स्थापित किया गया था फेरवानी कमेटी की सिफारिश पर। फेरवानी कमेटी की सिफारिश पर इसको 1992 में स्थापित किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण, और इसका जो सूचकांक है इसका नाम है निफ्टी 50। निफ्टी 50, यानी जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है इसका सूचकांक सेंसेक्स है, और जो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज इसका सूचकांक है निफ्टी 50। इसके अलावा विश्व के कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इसका सूचकांक है डी जोन्स। ये है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक। निक्की, ये सूचकांक है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है निक्की। तो ये कुछ चीजें इनको याद रखिए। अगला प्रश्न, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है जेम्स मेनाल्ड कीन्स, यानी जे.एम. कीन्स। ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति, आपको पता होगा 1929 में एक वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, एक महामंदी आई थी 1929 में, और इस महामंदी में कई देशों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई थी, बेरोजगारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई थी, और इसका निदान सुझाया था उस समय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे.एम. कीन्स ने। इन्होंने सरकार को ये सुझाव दिया था कि वे अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करें और जो राजकोषीय व्यय है इसको बढ़ाएं, और इससे अर्थव्यवस्था में मांग जनरेट होगी और अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। और इन्होंने किताब लिखी थी 1936 में, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, 1929 को ही मंदी से उबारने वाला व्यक्ति। अगला प्रश्न, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? और इसका आंसर है अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर। अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर। दो बल हैं, एक है अभिकेंद्र बल, ये केंद्र की ओर लगता है, और एक है अपकेंद्र बल जो बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला आभासी बल है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार घूमती है तो प्रत्येक स्थान पर उस पर केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसको कहते हैं अभिकेंद्र बल, और इस अभिकेंद्र बल के कारण ही पिंड वृत्ताकार घूम पाता है। और एक बल बाहर की तरफ लगता है, आभासी बल होता है, जिसको कहते हैं अपकेंद्र बल, और इस अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर ही दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन और इसके अलावा जो वॉशिंग मशीन है ये काम करती हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के लिए प्लायन वेग, और इसका आंसर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्लायन वेग का तात्पर्य है कि जिस वेग से किसी पिंड को अगर हम ऊपर फेंके, वायुमंडल में फेंके, तो वो वस्तु पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाएगी, और यह है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी जो उपग्रह भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में उनका वेग न्यूनतम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है।
अगर इससे कम वेग होगा तो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाएगा। अगला प्रश्न, गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर है मैनोमीटर। मैनोमीटर गैसों का दाब ज्ञात करते हैं। और एक और होता है बैरोमीटर, ये वायु दाब ज्ञात करने के लिए होता है। वायु जो कि गैसों का मिश्रण है, वायु दाब ज्ञात करते हैं बैरोमीटर से, और गैसों का दाब ज्ञात करते हैं मैनोमीटर से। तो इनको याद कर दीजिए, एक बार में ही जब आप पढ़ते हैं बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगला प्रश्न, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है? और इसका आंसर है फ्लोरीन। फ्लोरीन। विद्युत ऋणात्मकता का तात्पर्य है कि किसी परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचता है। जब परमाणु किसी अन्य परमाणु से अभिक्रिया करता है तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, और ये क्षमता सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन की। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन। अगला प्रश्न, मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम कृत्रिम रेशा, कृत्रिम धागा, और ये था नायलॉन। काफ़ी महत्वपूर्ण। आप देखते होंगे नायलॉन से कई चीज़ें बनती हैं। अब नेट जो जाल बनती है नायलॉन से, पैरासूट के कपड़े हैं, टायर, जो रस्सी बनती है मजबूत नायलॉन से बनती है। नायलॉन शब्द बना है न्यूयॉर्क और लंदन दोनों को मिला करके। आप देखेंगे न्यूयॉर्क और लंदन, तो यहाँ पर ये नायलॉन, तो ये यहाँ से NY ले लिया और यहाँ से ले लिया NOLON, तो ये बना नायलॉन। नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है। इसको सबसे पहले बनाया गया था 1935 में। 1935 में इसको सबसे पहले बनाया गया था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न, हीरा किस तत्व का सबसे शुद्धतम रूप है? हीरा यानी डायमंड किस तत्व का सबसे शुद्धतम रूप है? इसका आंसर है कार्बन। हीरा कार्बन का अपर रूप है। कार्बन यानी कोयला, ये परिवर्तित होकर के, रूपांतरित होकर के हीरा बनता है। और हीरा प्रकृति का सबसे कठोर तत्व भी है। हीरा, कांच को काटने में हीरा का प्रयोग होता है। कांच को काटने में हीरा का प्रयोग होता है। सबसे चमकीला भी है। कार्बन का अपर रूप है। कार्बन से एक तो हीरा बनता है, इसके अलावा ग्रेफाइट भी कार्बन से ही बनता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। हीरा कार्बन का अपर रूप है। अगला प्रश्न, धूप छाया चश्मा बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप छाया चश्मा बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है क्रुक्स कांच। ये कांच के विभिन्न प्रकार हैं और क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है धूप छाया के चश्मे बनाने में। इसके अलावा जो प्रयोगशाला में उपकरण होते हैं उनको बनाने में पाइरेक्स कांच का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। पाइरेक्स कांच लेबोरेटरी में जो उपकरण होते हैं, ताकि उनको गर्म करेंगे तो टूटे नहीं। इसके अलावा आपने फोटोक्रोमिक कांच देखा होगा, तो फोटोक्रोमिक कांच में सिल्वर ब्रोमाइड मिलाया जाता है। फोटोक्रोमिक कांच में मिलाया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, और इसकी सहायता से फोटोक्रोमिक कांच धूप में स्वतः ही काला हो जाता है। तो महत्वपूर्ण बात है कांच के बारे में। अगला प्रश्न, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा होती है? किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा होती है? इसका आंसर है लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीज़ें प्रयुक्त होती हैं? प्रकाश संश्लेषण की आप वो देखेंगे, इक्वेशन देखेंगे, 6CO2 + 12H2O, ये दोनों मिलकर के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में
क्रिया करते हैं और इसके बाद हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज प्लस 6H2O यानी पानी प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है पौधों को? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, प्रकाश और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी जो पर्णहरित पत्तियों में होता है, इसमें एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम। काफ़ी महत्वपूर्ण, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला प्रश्न, लैंगरहैंस की द्वीपिका की किन सेल्स से इंसुलिन का स्रावण होता है? लैंगरहैंस की द्वीपिका की किन सेल्स से इंसुलिन का स्रावण होता है? और इसका आंसर है बीटा सेल्स यानी बीटा कोशिका। ये लैंगरहैंस की द्वीपिका ये अवस्थित होती है अग्न्याशय में यानी पैनक्रियाज में। अग्न्याशय पैनक्रियाज में होती है। और ये लैंगरहैंस की जो द्वीपिका है इनको खोजा था लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने, और इनके नाम से इनको कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका। और इन द्वीपिकाओं में बीटा कोशिका होती है, बीटा सेल्स होती है जहाँ से इंसुलिन, बीटा सेल होती है जहाँ से इंसुलिन स्रावित होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण। और इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग और वेस्ट ने। वेंटिंग और वेस्ट, इन्होंने इंसुलिन की खोज करी थी। और इंसुलिन के कम स्रावण से बीमारी होती है मधुमेह यानी डायबिटीज। और इंसुलिन के अधिक स्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नाम की बीमारी होती है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा था? कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश, और इसका आंसर है चीन। कागज का आविष्कार भी चीन में होता है और कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश भी चीन था। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश भी चीन ही है। और सिविल सेवा परीक्षा शुरू करने वाला पहला देश चीन। रेशम की तकनीक बनाने की जो खोज की थी ये भी चीन ने ही की थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी बातें याद हो गई होंगी, और अगर नहीं तो फिर एक दो बार सुनने का प्रयास कीजिएगा। और जीएस का विशाल भंडार है। आप अगर ये सोचेंगे कि अभी नोट कर लेते हैं बाद में याद करेंगे, तो ऐसा फिर कभी नहीं होने वाला, क्योंकि समय समय पर जीएस में और कठिन प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए आप जब पढ़ते हैं तो जीएस को उसी समय याद कर दीजिएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा। याद करना एक आदत होती है। धीरे धीरे आप ये ठानिए कि मुझे याद करना है, तो धीरे धीरे एक आदत आपकी बन जाएगी कि आप जो भी पढ़ेंगे आपको वो याद हो जाएगा। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और शेयर करना न भूलिएगा। शुक्रिया।